हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सब लोग का? नंबर 5 क्या है अनुष्का? नंबर 5 क्या लिखी हो? पहले इक्वेशन ही बता दो। माइनस हाँ एफ यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम। प्रोसेस में बाकी सारा जो भी डेटा यूज करना है वो पहले वाले पीछे वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है। पीछे क्वेश्चन का थीटा चाहिए, पीछे वाले क्वेश्चन का म्यू चाहिए, पीछे वाले क्वेश्चन से ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। हाँ तुम कहाँ थे? ठीक है जाओ, तुम्हारे वाले क्लास में बात करेंगे। ओके दूसरे का टाइम क्यों खराब करें? चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to the incline needed to make the block move up the incline, down the incline। मतलब ये केसेस दे रखा है। Coefficient of friction is 0. Coefficient of friction is 0.2। चलो देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन एक बार डेटा एक बार मिलो, मैक्सिमम रिटेन करो एक बार, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, और पूछूंगा डेटा तुम लोग से। बॉडी ऑफ मास कितना है? 2 kg। कैसे है? तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे है, 30 डिग्री एंगल है, 2 kg 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के पैरेलल लगाना है, नीडेड टू मूव द ब्लॉक अप। पहले हम एक पार्ट में है, अभी हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले जा रहे हैं, स्लाइड धक्का दे कैसे ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। 2 kg ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल और म्यू इज 0.2। चलो ठीक है। हाँ हाँ, कैमरा से ब्लॉक हो जा रहा, दिख गया ना, मैंने बोल दिया क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है। चलो तुम आगे बैठा करो इधर में, तुम अपना जगह क्यों छोड़ दिए? और अनुष्का तुम इधर बैठा करो, सामने में बैठो, उधर में नहीं। ठीक है हाँ। सब जिन लोगों को लाइट का दिक्कत है वो भी आगे में बैठेंगे, और जिनका कॉपी मुझे देखना है वो भी आगे में बैठेंगे। कॉपी देखूंगा तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर पाऊंगा कि हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है। जैसे ये लोग आगे बैठते हैं तो ठीक है, इनका कॉपी मैं देख पाता हूँ, सामने में ये रखते हैं देख पाता हूँ। चलो क्या कहा गया है कि बॉडी है का मास 2 kg lying on rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to the incline needed to make the block move up। चलते हैं बोर्ड पे। क्या कहा गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ब्लॉक कितना है, मास कितना है, 2 kg। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2। देखो एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने डायग्राम में दिखा दिया। अब मुझे वापस क्वेश्चन पे कभी नहीं जाना है। मुझे क्या पूछा गया है, क्या फोर्स लगाना है अप द इंक्लाइन, ये पूछा गया है मुझसे। ये पूछा गया है मुझसे, क्या फोर्स लगाओगे कि ये ऊपर की तरफ जाए। हाँ एफ मैक्स। अच्छा तुम बता रहे हो वे कैसे करना है वो, अच्छा ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, हम लोग आएंगे उस पर। ठीक है, यही है सिचुएशन, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन यही है। आप बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, तो एक तो ग्रेविटी का फोर्स आ रहा है mg, ऐसे आएगा ना, अलोंग द इंक्लाइन।
भी एक फोर्स आ रहा होगा, इसका कंपोनेंट क्या, mg sin थीटा। चलो एक्सपर्ट हो गए तुम। इधर में mg cos थीटा, ऊपर में नॉर्मल, ठीक है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का अभी मूविंग टेंडेंसी है नीचे, अभी मूविंग टेंडेंसी, ये फ्रिक्शन सही नहीं लगाया मैंने, देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें मूव कहाँ कराना है, ऊपर। ऊपर अगर मूव कराएंगे तो ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये फ्रिक्शन रहेगा नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव कराना है हमें ऊपर। फ्रिक्शन आ गया है। अब बताओ तुम्हें फोर्स इक्वेशन क्या दिख रहा है, अप्लाइड फोर्स एफ, अप द इंक्लाइन लेकर के जाना है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे। तो अप्लाइड फोर्स एफ ऊपर की तरफ माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूं, मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन जरूरत है क्या, जस्ट मूव कराना है, अप द इंक्लाइन लेकर के जाना है। एक्सलेशन को क्या कर देंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिनिमम फोर्स हमें निकालना है तो जस्ट हम इसको काउंटर करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फोर्स लगाएंगे। तो एफ का वैल्यू आ चुका है क्या, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, म्यू mg कॉस थीटा। सारा डेटा जो चाहिए वो है, आया ना, मास दिया हुआ है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट चाहिए था दिया हुआ है, एंगल चाहिए था दिया हुआ है, सब कुछ मालूम है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा निकल जाएगा। करो, देख लो। हम्म जा सकते हो। हाँ, ठीक है, हो गया। क्या आया वैल्यू बताओ, 10 प्लस 2√3 ऐसा, हाँ सही है। 10 और ये हो गया 2 × 1.7 पुट कर देते हैं, 3.4 हो गया, 10 + 3.4 13.4 के आसपास, ठीक है चलेगा। उन्होंने जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ तो थोड़ा घटेगा इनका वैल्यू, ठीक है चलो आगे बढ़े। और भी था उसमें एक, क्या कहा था, कितना नीचे लगाएंगे फोर्स। अब इसका डायरेक्शन कह रहे हैं चेंज करना, सिर्फ एफ का डायरेक्शन जब चेंज करेंगे, अप्लाइड फोर्स जब ऐसे लगेंगे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो नया वाला सिचुएशन में ड्रॉ करो डायग्राम, और पहले तो ये डिसाइड करो कि अप्लाइड फोर्स का जरूरत है भी कि नहीं। रुको अभी, रुको, नीचे जस्ट मूव कराना है, जरूरत है भी कि नहीं वो तो डिसाइड कर लो। mg साइन थीटा, अगर वो म्यू mg cos थीटा से बड़ा हो गया तब तो उसको कोई जरूरत नहीं होता, ऐसे ही लेकर जाएगा, ग्रेविटी ही लेकर के चला जाएगा। समझ में आया क्या कहा। तो पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या, mg साइन थीटा का वैल्यू कितना है और म्यू mg cos थीटा का वैल्यू कितना है। क्यों, क्योंकि नए वाले सिचुएशन में, अभी वाले सिचुएशन में ऐसा बना है, इसको नीचे मूव कराना है, राइट, इधर की तरफ मूव कराने का है। mg ऐसा लगेगा, mg साइन थीटा ऐसा लग रहा होगा, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे आया होगा, ठीक है। mg साइन थीटा ज्यादा है, mg साइन थीटा बड़ा है, mg साइन थीटा अगर बड़ा है तो कोई एडिशनल फोर्स देने का जरूरत, नो एनी फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो आंसर वही है ना, नहीं तो ऐसा नहीं कि बस बता दिया कहीं फोर्स का डिफरेंस बदलना है तो लग गया क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, पहले देख तो लोगों को जरूरत है भी कि नहीं है। हम्म। पहले वाले का था 13.4 आया था, पहले वाले का, लो इसका, इसका वैल्यू 13.4 आया था, सब अलग होगा, उसमें तो जरूरत ही नहीं है, अलग क्या होगा, जीरो। आंसर इज जीरो बिकॉज
एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बड़ा तो यही खींच के ले जाएगा इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा चेंज, अब फोर्स को लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब समझ में, इंक्लाइन के लॉन्ग नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल, हाँ ऐसे। अब इस फ्रिक्शन को लगाना है कैसे, इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को लगाना है अब ऐसे, ऐसे धक्का देना तुम्हें ऐसे, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन बोला है नंबर 7, इसके बाद वाला क्वेश्चन कहा है कि आप फोर्स को लगाओ कैसा, हॉरिजॉन्टल, बोला है ना। फोर्स को कैसे लगाना है, along द इंक्लाइन नहीं, अब ऐसे नहीं है, अब कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, ये अप्लाइड फोर्स, इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, घबराना क्या है, वेक्टर इसी दिन के लिए तो पढ़ा, एफ को रिजॉल्व कर दिया, समझ में आया। अब लेकिन सिचुएशन, एफ का कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट आने से एफ साइन थीटा को भी ये, एफ साइन थीटा एम जी कॉस थीटा के साथ भी आ गया, नॉर्मल फोर्स को भी उसने चेंज कर दिया, समझ में आया। इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ फ्रिक्शन इक्वल टू न्यू एन, कब वो एम जी से हट करके एक दूसरा रूप ले लेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। वो डिपेंड करता है पूरी तरह से क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना, लगा दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स, आगे तरफ बढ़ा दिया, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, मैं रूल के अंदर ही हूँ, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, मैंने आगे लगा दिया इसको। अब इसको कर दिया मैंने रिजॉल्व, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे इक्वेशन लिखना है ऐसे, along द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और फोर्स लग रहा है मेरा ऐसा, किसी काम का है नहीं, तो मुझे जो चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग, उसको उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए मैंने इसको कर दिया रिजॉल्व, ठीक है। अब क्या लिखूंगा बताओ, नया डायग्राम बनाते हैं, बहुत कुछ दिख रहा है। सेम क्वेश्चन है, मतलब अप लेकर जाना है या नीचे लेकर के जाना है, क्या बोला है, अप द इंक्लाइन, या सीधे बोल दिया सेम क्वेश्चन, रिपीट करो। हाँ हाँ हाँ, अप द इंक्लाइन, ठीक। तो फोर्स को हमने लगाया ऐसे, एम जी लग रहा था नीचे, एम जी का एक कंपोनेंट इधर, एम जी का एक कंपोनेंट इस तरफ, फ्रिक्शन का फोर्स पीछे, पीछे ना, पीछे, पक्का, देख ले पहले, नॉर्मल फोर्स ऐसे, ठीक है, फोर्स अप्लाइड फोर्स हमने ऐसे लगाया, अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है, एफ कॉस थीटा, और एक आ रहा है नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा, सॉरी, इधर की तरफ एफ साइन थीटा, ठीक है, ऐसे आ गया। अब जब अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है, ले जाना उसको ऊपर है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट हो रहा होगा, नीचे, तो फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ, अलोंग द इंक्लाइन लिखना है इक्वेशन, कैसे लिखे, ऊपर लेकर के जाना है, तो एफ कॉस थीटा को पहले लिखेंगे, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, गलती से म्यू एम जी कॉस थीटा मत लिखना, भारी पड़ जाएगा, म्यू एन लिखना है, म्यू एन, ठीक है। एफ इक्वल टू, जस्ट मूव कराना है तो एक्सलेशन को कर देते हैं जीरो, जस्ट ओवरकम करा देते हैं, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन को क्या लिखूंगा, म्यू एन, अब एन को न चाहते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, तो इस डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं एन माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि एन को हम क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, अब यही वैल्यू हम इधर में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, या इक्वल टू कर दो, प्लस म्यू इंटू एन वन, एन वन को क्या लिखूंगा,
mg cos थीटा प्लस f sin थीटा इंटू म्यू। ठीक है, अब f दो जगह पे दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, एक तरफ लेके आते हैं। तो f cos थीटा यहाँ से उठा के लाओ, माइनस म्यू f sin थीटा इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos। यहाँ से फ्रिक्शन को निकाल लेते हैं बाहर, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। उठा के ले आओ नीचे, तो f इक्वल टू कितना हो गया, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो नहीं चाहते हो cos sin अलग अलग पुट करना पड़े, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे cos से डिवाइड, sin बाई cos tan बन जाएगा, ये म्यू बन गया, ये 1 हो गया माइनस म्यू tan थीटा, और tan थीटा थीटा दिया हुआ था ना, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, पूरा फोर्स। देखो आंसर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, कितना, चलिए नहीं, जस्ट मूव कराना है, जस्ट मूव करा, जस्ट मूव कराने का किस मतलब, एक्सलेट नहीं कराना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ जस्ट मूव कराना है, मतलब उतना ही फोर्स लगा देना है। हाँ तो ठीक है, नंबर 7 था ये। या कब से टेस्ट, कब से, 1 बजे से है ना। पेपर लेकर के आना तुम, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास, नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक में है ना, पेपर लेकर तुम्हारा है, मतलब ये नॉर्मल, ठीक है। चलो ये हो गया ना, लिख लो। एक्स्ट्रा फोर्स आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज देखना है, और कुछ नहीं है, सिर्फ बिगनर्स के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो आ गया होगा कंट्रोल के ऊपर, आ गया है ना, होता है, होगा। जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ वही करके आओ, इधर उधर गेस किया तो समझ जाए, आधा डाल लगे तो ठीक कर दो। चलो, नहीं, केस सेंटर अलग होता है इनका। ये हो गया, नहीं नहीं, ऐसे आसान था क्वेश्चन, आया सब लोग का, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हुआ है 30%। हाँ ये हो गया, ये मैंने कहा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अंदर और भी बहुत कुछ है, बैंकिंग में वो सब कुछ है, वो जाते जाते भी टाइम लगेगा। वो तो वर्क और एनर्जी में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताया उन्होंने कि कैसे लगाना है, तो ऑब्जेक्ट जिधर की तरफ मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट लगा देना ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बता चुका, म्यू के इंटू एन लिखते हैं, ठीक है।
अब उसी चीज को बताया उन्होंने कि देखो तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखो, वर्टिकल रखो या ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखो, नॉर्मल फोर्स उसका चेंज नहीं होगा। एन क्या रहेगा इधर में, ऊपर में अगर ऐसे एन लगाओगे तो नीचे भी लिखेंगे एम जी, ऊपर में एन लगाओगे नीचे में लिखेंगे, ऐसे रखो या ऐसे रखो चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि ये कॉन्टेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो वो पूछ रहा था। ठीक है, ये पहले ही पूछ देता है क्वेश्चन, तो मैं आऊंगा सीरियल नंबर से आऊंगा, मैं सब कुछ बताते हुए चलूंगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया। पहले एक पर्सन था, कोशिश करके देख लिया, फिर दूसरे को बुलाया। ठीक है, तो ये अब मूव करना शुरू करेगा, तो जैसे मूव करने से पहले जो भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक पर्सन लगा रहा था तो एक पर्सन के फोर्स के इक्वल था, जब दो पर्सन लगा रहा था दो पर्सन के फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज बताया, फिर उसका डायरेक्शन बताया उन्होंने कि डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो मूविंग टेंडेंसी की तरफ के ऑपोजिट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू टू एन। इस सब तुम्हें पॉइंट वाइज बता दिया गया। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन दिया है। अब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराते, मूविंग टेंडेंसी देखते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आ गया लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिख लो अब। लॉज ऑफ फ्रिक्शन समराइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ द बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर, तब उस समय कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला है ये। हाँ, ये नॉर्मल फोर्स के लिए लिखा है, म्यू इंटू एन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन ऊपर में हेडिंग देना, लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, इफ द बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, हो गया। सेकेंड, हाँ लिखो लिखो, कहाँ चला गया ये, म्यू के इंटू एन। इफ बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू के इंटू एन। अगर स्लिप करा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बुक लेकर के नहीं आया हो, नहीं आया हो। ओके, नेक्स्ट, the direction of kinetic friction on the body is opposite to the velocity of the body with respect to the body applying the force of friction, यानी कि रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट रहेगा, वो चीज बताया उन्होंने। इफ द बॉडीज डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर, उस समय जब फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एफएस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। उसी को उन्होंने बताया कि एफएस लेस देन इक्वल टू, कम होगा ज्यादा हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स कितना है। ठीक है, तो एफएस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, वेयर म्यू एस इज, सेकंड वाला डिरेक्शन बताया, डिरेक्शन कैसे लगाना है, डिरेक्शन तो बता चुका। कितनी बार लिखोगे एक ही पॉइंट, लिख लो लिख लो लिख, लिख लिए। हाँ सारे पॉइंट लिख लिए, लॉज है ये, चार तो है ही, चार लॉ है डिरेक्शन का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द फ्रिक्शन फोर्स एफ के और एफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सेम रह जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखो या ऐसे रखो, नॉर्मल फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद ये दो पॉइंट नोट पॉइंट में डाल देना है कि ग्लास ग्लास के पीछे जो फ्रिक्शन, पहले लिखना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज जनरली लेस देन 1। ठीक है, बट इन केस ऑफ ग्लास एंड ग्लास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 1, इन केस ऑफ कॉपर एंड कॉपर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 1.6। हाँ, टेबल नहीं लिखना, बस ये दो पॉइंट लिखना, जनरली 1 से कम होता है।
ठीक है, लेकिन ये दो केस है जहाँ पे नियरली एक एक जगह पे तो इक्वल हो रहा है वन। और कहाँ? अच्छा, कौन सा? सेकेंड वाला पॉइंट? ये हो गया। एंगल ऑफ रिपोज है, और कुछ टर्म है भी बाकी। आज 50% खत्म कर दूंगा। कौन सा पॉइंट? इसके लिए मैंने कहा था नोट पॉइंट पे लिखने के लिए। पहला नोट पॉइंट होगा जनरली म्यू इज लेस देन वन। जनरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन वन, but in case of glass and glass it is 1, and in case of copper and copper it is 1.6। ये दो केस। हाँ बस, कॉपर और कॉपर के बीच में 1.6, ग्लास ग्लास के बीच में 1। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या म्यू का, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, क्या म्यू का वैल्यू टीचर से अगर रैंडमली पूछ दोगे तो वो सोचना शुरू कर देंगे म्यू का जनरली तो 1 से कम ही देखा है, तुरंत कह देंगे 1 से कम होता है। नहीं, दो केस है जहाँ पे 1 से ज्यादा भी होता है। 1 के इक्वल होता है 1.6। पूछना नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर टीचर को भोंकना शुरू कर दो उतने में। ठीक है, पूछने का नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया ना क्या जनरली क्वेश्चन। हाँ। हाँ, बस हो गया। इसको बताओ ये जाकर के वहां टेस्ट लेने लगता है। हद है मतलब। मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्या? क्या एक्सेप्शन मतलब? क्या क्या एक्सेप्शन पूछो? क्यों होता है? उसका रीजन है, एक्सेप्शन नहीं, उसका रीजन है। देखो यहाँ पे लिखा है डस्ट इम्प्योरिटीज सरफेस ऑक्सीडेशन सी, ये सब चीज हमें नहीं लेना है। तब कुछ ऊपर में लिखा है एटॉमिक लेवल पे जो बताएं। टेबल 6.1 gives a rough estimate of the values of coefficient of static friction between certain pair of material. The actual value depend on the degree of smoothness। पता है कि ये सरफेस प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ स्मूथनेस एंड अदर environmental factors। For example, wood may be prepared at various degree of smoothness and friction coefficient vary। Dust impurities, surface oxidation, etc. have a great role in determining the friction coefficient। ये चीज हम 1.6 जब जब ले रहे हैं उस समय हम इन सब चीज को एब्सेंट मान करके चल रहे हैं। ठीक है, suppose we take two block of pure copper, clean them carefully to remove any oxide or dust layers at the surface, heat them to push out any dissolved gases and keep them in contact with each other in a vacuated chamber at very low pressure of air। The block stick to each other। इतना सारा कंडीशन, तो ये पूरी तरह से सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वुड के बीच में देखा हुआ तुमने, जैसे कारपेंटर जब ये करता है, स्मूथ करता है जो सरफेस को, वो एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं कर सकता। एक या करते करते वो अटक जाता है कहीं पे, देखा है ना? तो जब कौन ऐसा नहीं कि वो जाके कुछ अटक गया उधर में, एक लेवल तक ही, क्योंकि जितना ज्यादा स्मूथ करेंगे, जब दो सरफेस काफी क्लोज जब आ जाएंगे, जब इंटर एटॉमिक फोर्स जब ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग जब ज्यादा बनेगा तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बढ़ना शुरू हो जाता है वंस। वही रीजन बताया कि ग्लास ग्लास के बीच में, और कॉपर जब इस सिचुएशन में रखा जाएगा तब के केस में वो 1.6 है। ठीक है। अब एटॉमिक लेवल पे बताया इन्होंने, अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल। दिखाया कि देखो कितना भी स्मूथ सरफेस दिखे, तो माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा सरफेस। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम ही होता है, ये दिखाया गया है। ठीक है, पढ़ लेना, इससे तो ऐसे ही कम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना जा करके। तो थ्योरी के लिए ये परफेक्ट बुक है, खासकर जो 11th में आए उनके लिए, बिगनर्स के लिए मैं कहता हूँ, बिगनर्स के लिए।
ठीक है, बहुत कम लिखा है, और जाकर के पढ़ देना लाइन बाई लाइन। ठीक है, ये कांटेक्ट बहुत ही कम ही है, एक्चुअल कांटेक्ट। तो एटॉमिक लेवल पे उनका अच्छा इंटरेक्शन बनता नहीं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किसके, सरफेस ऑफ स्मूथनेस के ऊपर, यानी कि सरफेस प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ चीजों को चेक किया गया है। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ मेजरमेंट टू मेजर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड क्या बताया गया है। सपोज डेट इन दोनों सरफेस के बीच तुम्हें फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू को मेजर करना है। किसको? म्यू को। तुम क्या करोगे, इससे कनेक्ट करना है एक वायर, यहाँ पे पेन लगाना है, और धीरे धीरे करके इसके ऊपर वेट रखना। ठीक है, पहले स्ट्रिंग टाइट होगा, थोड़ा और वेट रखा। ठीक है, अभी तक ये मूव नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके वेट इसके ऊपर ऐड करना है, छोटा कम वेट। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि अभी इसके अंदर जो भी वेट है, तुम ऐसे लिखोगे, देखो जस्ट मूव करना शुरू किया इसने, तो इसके ऊपर वेट क्या आ गया, mg आया ना। इसके अंदर टेंशन कितना है, टी। अगर ये जस्ट मूव कर रहा है तो mg माइनस टी इक्वल टू जस्ट मूव किया है, 0। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, जो टेंशन है यहाँ पे वही इधर में फ्रिक्शन के इक्वल। तो टी इक्वल टू क्या आ गया, एफ। और फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन, एन यहाँ पे mg है, तो म्यू mg इक्वल टू एफ। सही लिखा। और एफ को किससे रिप्लेस कर देंगे, टेंशन से, म्यू mg। ये वाला मास, ये m1 m2 लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ये वाला m1 था और ये वाला m2 था। ठीक है, तो t का जब वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, t को m1g लिख रहे हैं, m1g, और इधर में म्यू m2g, जी से जी कैंसिल। तो m2 का वैल्यू हमें निकालना क्या था, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, म्यू का वैल्यू m1 बाई n हो चुका है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में ऐसे निकालते हैं हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। समझ में आया? फोर्स इक्वेशन है। अब इतना चीज इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें करके आना, देखना चाहिए क्योंकि ये सब चीज तो लगाने आता है तुम्हें। ये सब कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन जब मैथमेटिकली हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है, अच्छा ये हुआ है। ठीक है, वो मेथड उन्होंने बता दिया कि प्लैंक के ऊपर, यहाँ पे पैन के ऊपर थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करना है। जब ये चलना शुरू कर दे उतना ही फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो इस वेट के बराबर फ्रिक्शन को कर दो, फ्रिक्शन को इस वेट के बराबर कर दो, कहाँ गया, m1g के बराबर फ्रिक्शन को कर दिया। यहाँ से हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, हटाओ। तो वही लिखा है उन्होंने कि म्यू के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यूएस को W2/W1। W2 क्या है, W2 क्या है, W2 है यहाँ का वेट, W2 है यहाँ का वेट, W1 क्या है, इधर का वेट। ठीक है, अच्छा जब ये चलना शुरू कर चुका है तब काइनेटिक फ्रिक्शन, तब इसमें से थोड़ा बहुत अगर हटा भी देंगे, जब मोशन स्टार्ट हो चुका, एक दो अगर हटा भी दोगे, क्योंकि उसमें कॉइन्स रखते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, हाँ वेट करने के लिए कॉइन्स रखते हैं। ठीक है, तो एक दो अगर हटा भी दो तब ये चल रहा है, तो उस केस में जो नया वाला जो वेट है, यहाँ पे जस्ट जाकर ये स्टॉप हुआ, W2' बाई W1, जब ये मोशन में है तब के केस में इसके ऊपर वेट कितना है और इसका वेट कितना है, उन दोनों का रेशियो म्यू के होगा। इंक्लाइन टेबल मेथड, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, जैसे यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है और धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन को ऐसे इंक्रीज करना है, ऊपर लेकर जाना है, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अभी एक पर्टिकुलर वैल्यू थीटा है, थीटा के ऊपर इसको रखा है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब, mg sin थीटा तो लग रहा होगा, पीछे की तरफ कौन सा लग रहा है फोर्स, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, इस केस में म्यू mg cos थीटा का वैल्यू इस mg sin थीटा से अगर ज्यादा है तो उस केस में ये मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे इसको उठाएंगे, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब ये mg sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू तो थीटा इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, बढ़ेगा। अब जब ये चलना शुरू कर देगा, जिस एंगल पे ये चलना शुरू कर दे, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिपोज पहले डिफाइन कर लो, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच
at which the block just begins to slide, just begins to slip, ऐसा लिख सकते हैं. The angle of inclination at which the block kept on the incline just begins to slide. The block kept on incline just begins to slide. उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज. अब कैलकुलेट करेंगे कि वो एंगल ऑफ रिपोज होगा कितना. ठीक है, तो क्या कहा गया कि पहले ऐसा था और ब्लॉक रखा है यहाँ पे, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, और एंगल को इंक्रीज किया. ठीक है, और एंगल को इंक्रीज किया. अब ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर चुका है. ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन है ये इंक्लाइन प्लेन का, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज. और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा था, नॉर्मल फोर्स एन, ऐसे नीचे की तरफ mg लग रहा था. mg का एक कंपोनेंट आ गया इधर की तरफ, mg साइन थीटा, इस तरफ mg कॉस थीटा. पीछे की तरफ क्या आया, पीछे की तरफ क्या आया, फ्रिक्शन. ठीक है, जस्ट ये बिगिन टू स्लाइड है तो क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0. तो mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, म्यू एन. यहाँ पे एन कितना है, mg कॉस थीटा. तो mg साइन थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू mg कॉस थीटा. ये गया, ये गया, साइन बाय कॉस tan थीटा इक्वल टू म्यू. तो ये जो एंगल आया है डेट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स. ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज. ये जो एंगल निकाला हमने डेट इज एंगल ऑफ रिपोज. तो मार्क्स जब काट देगा तो मुझसे मुझे मत आके मेरे सामने मत रोना, मार्क्स कम दे दिया है टीचर ने. हाँ, हाँ. अच्छा, तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे ही. ठीक है, कि वेलोसिटी में मास का डायमेंशन क्या होगा, पूछ रहा हूँ तुम लोग. हाँ, इसके मास्टर को नहीं पता है, बता दो. इसका मार्क्स काट दिया उसके लिए. वेलोसिटी में मास का डायमेंशन क्या होगा, 0. आईआईटी ने पूछा है क्वेश्चन, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन. ठीक है, तो ऐसा है, एक क्वांटिटी है रेनॉल्ड्स नंबर और क्या था, स्ट्रेंथ था शायद. ठीक है, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रेंथ का भी डायमेंशन यही होता है. तो इसको सेम डायमेंशन में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे. आंसर आईआईटी का भी है, इसका टीचर उसके लिए मार्क्स काट दिया है, जबकि ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी या 1 एंड 2 ऐसा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन स्पेन एंड थर्ड ऑप्शन बोथ 1 एंड फोर्थ ऑप्शन नन बोथ 1 एंड यस. मैंने ऐसे पूछा कि डायमेंशन को डिफाइन ऐसा किया गया है, डायमेंशन इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड. ठीक है, जहां तक हम रेज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है. तो मास के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं मास का डायमेंशन क्या लिखूंगा वहां पे, 0. ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर सब जगह पे लिखा गया है m⁻⁴ ऐसा ऐसा करके लिखा है, मैंने दिखाया इसको कर.
मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, अब इसके टीचर के जानकारी का अभाव, तो मैं क्या करूँ इसके लिए ही तो इसके स्कूल से इतना सारा इंक्वायरी आ रहा है। टाइम भी अजीब सा रखा है, मैं जो टाइम बता रहा हूँ उसमें उनका बन नहीं रहा है।